स्वागत है आप सभी का राजकीय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में। मैं सुशील कुमार पाल, राजकीय इंटर कॉलेज जैतपुर महोबा से जीव विज्ञान विभाग की तरफ से। बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम किन किन बिंदुओं का चर्चा करेंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि जनन क्या होता है। जनन एक ऐसी जैविक क्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है, इसको हम जनन कहते हैं। और ये जनन क्यों महत्वपूर्ण होता है बच्चों? ये जनन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर कोई भी जीव जंतु जनन नहीं करेगा तो इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन एक जैविक क्रिया होती है और इसमें क्या करता है, जीव अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी अध्याय 1 और 2 में। आज बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन के बारे में। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की पर चर्चा करेंगे, उस पर एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद स्त्री जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद युग्मक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। युग्मक जनन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्त्रियों में चलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके तत्पश्चात हम निषेचन एवं अंतररोपण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम सगर्भता एवं भ्रूणी परिवर्तन क्या होता है मानव में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे प्रसव एवं दुग्ध श्रावण की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा मानव जनन जो है इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मानव एक लिंगी जीव होता है। कैसा जीव होता है? एक लिंगी जीव होता है। इंग्लिश में हम इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जीव जंतु कैसे होते हैं, अर्थात एक लिंगी जीव जंतु कैसे होते हैं? ऐसे जीव जंतु जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी जीव यूनिसेक्सुअल जीव कहते हैं। ठीक है। और ऐसे जीवों में बेटा लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ये लैंगिक द्विरूपता क्या होती है बेटा? ये लैंगिक द्विरूपता को इंग्लिश में हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से देख करके ये पता लगा पाए कि ये नर है और ये मादा है। तो ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टरों को देख करके हम ये पता लगा पाए कि ये नर है और ये मादा है, तो इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो जो जीव जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं वो हमेशा लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने लोअर एनिमल्स में पढ़ा होगा स्कैरिज। स्कैरिज में क्या होता है? मेल स्कैरिज अलग होता है और फीमेल स्कैरिज अलग होता है। इसके बारे में आप क्लास 11th में आपने स्टडी की होगी कि कॉकरोच जो होता है, मेल कॉकरोच अलग होता है और फीमेल कॉकरोच अलग होता है। कैसे पहचानते हैं? मेल कॉकरोच में एनल सीटी पाई जाती है और फीमेल कॉकरोच में एनल सरकाई पाई जाती है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बाहर से देख करके ये पता लगा सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल, अर्थात ये नर है और ये मादा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो जो जीव जंतु एक लिंगी होते हैं वो हमेशा लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानव जनन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। मानव जनन में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका क्रम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं, चलिए बात करते हैं। मानव जनन में सबसे पहला होता है युग्मक जनन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है युग्मक जनन। इस युग्मक जनन को हम इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब होता है युग्मक। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब जहाँ भी कहीं जेनेसिस शब्द लगा, इसका मतलब होता है बनना या फॉर्मेशन होना। अर्थात
युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा कि युग्मक क्या होते हैं। युग्मक जो है इनको गैमीट्स कहते हैं। युग्मक, इनको इंग्लिश में हम गैमीट्स कहते हैं। ये गैमीट्स क्या होते हैं, ये आपको पता है। गैमीट्स जो है, ये जो है गैमीट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक है, अगुणित, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अगुणित। अगुणित, ये अगुणित होते हैं। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, अगुणित का मतलब क्या होता है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम युग्मक जनन की बात करते हैं। ये में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव जो है युग्मकों का निर्माण करता है। ठीक है, जो मेल होगा अर्थात जो नर होगा वो नर युग्मक उत्पन्न करेगा और जो मादा होगी वो मादा युग्मकों को उत्पन्न करेगी। और ये जो युग्मक होते हैं बेटा, ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है। कितनी होती है, n। n का मतलब क्या हुआ सर, n का मतलब होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मानव की, मानव में टोटल जो है 2n = 46, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो n बराबर क्या होगा, यहाँ n बराबर हम निकालेंगे तो 2n बराबर 46 होता है। ये द्विगुणित कंडीशन होती है। ये कैसी स्थिति होती है, द्विगुणित। ऐसी कोशिका द्विगुणित कोशिका कहलाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 होती है। ऐसी कोशिका द्विगुणित कोशिका कहलाती है। ठीक है बेटा, अगर n का मान हम निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 46/2। तो 46/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 23। तो ये कोशिका जो है अगुणित हो गई। कैसी हो गई, अगुणित हो गई, अर्थात इसका मतलब होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, तो ये अगुणित होती है। ठीक है, तो युग्मक हमारे हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है मुख्य सेल की गुणसूत्रों की संख्या से आधी होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए ऐसा होता है, इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो होता क्या है कि हमारा जो पूरा शरीर है, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहले इसमें जो है पहली प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें बोलते हैं हम, जो पहली प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं कायिक सेल, कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। हमारा पूरा शरीर कायिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, कायिक कोशिका। जो कायिक कोशिका है इसको इंग्लिश में हम सोमैटिक सेल कहते हैं, सोमैटिक सेल। हमारा पूरा शरीर कायिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है और कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है, कायिक कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है, 2n होती है। 2n बराबर 46, अर्थात इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में। लेकिन जो कायिक कोशिका होती है, और दूसरी प्रकार की कोशिका कौन सी होती है, दूसरी प्रकार की कोशिका होती है जनन कोशिका। ये पहली हो गई और ये दूसरी है, दूसरी क्या होती है, जनन कोशिका। जनन कोशिका जिसे जर्म सेल कहते हैं इंग्लिश में, जर्म सेल। जनन कोशिका क्या होती है, यही जनन कोशिका युग्मक कहलाती हैं। यही जनन कोशिका क्या कहलाती हैं बेटा, ये युग्मक कहलाती हैं। और ये कैसी होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है, n बराबर 23, अर्थात ये अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो है अगुणित होती हैं। हमारे पूरे शरीर में, हमारा पूरा शरीर कायिक कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन जब जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तो कायिक कोशिका से ही जनन कोशिका बनती है। कायिक कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी युग्मकों का निर्माण होता है। और ये युग्मक जो होते हैं ये अगुणित होते हैं, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, n होती है, n बराबर 23 होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर जो है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है और जो मादा होती है वो मादा युग्मक का निर्माण करती है।
इसके बाद जो सेकंड प्रक्रिया होती है, इसके ठीक बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकंड प्रक्रिया होती है, इसे हम वीर्यसेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्यसेचन, जिसको इंग्लिश में इंसीमिनेशन कहते हैं। इंसीमिनेशन, ये क्या होता है बच्चों? इंसीमिनेशन वीर्यसेचन क्या होती है? वीर्यसेचन की प्रक्रिया में जो पुरुष होता है वह अपने युग्मकों को मादा जननांग मार्ग के माध्यम से मादा के अंदर प्रवेश कराता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम इंसेमिनेशन वीर्यसेचन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया की। इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम से ही चलेंगे। तीसरी प्रक्रिया होती है निषेचन की। इसको इंग्लिश में हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है? यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक का नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक दोनों आपस में आके संलयन करते हैं, अर्थात दोनों आपस में आके फ्यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गई प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारी चौथी प्रक्रिया जो होती है वो होती है युग्मनज। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युग्मनज को हम इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है बेटा, जाइगोट क्या होता है, युग्मनज क्या होता है? युग्मनज वास्तव में होता क्या है, जब नर और मादा युग्मक आपस में आके फ्यूज करते हैं, आपस में आके मिलते हैं, तो उससे दुगुणित कोशिका बनती है। मान लीजिए जैसे बात करते हैं, ये स्पर्म है, ठीक है, मेल का स्पर्म है, और ये क्या है, ओवा है अर्थात अंडा है। तो ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म में इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? आपको मैंने बताया कि स्पर्म जो है वो अगुणित कोशिका होती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। तो ये 23 गुणसूत्र कहाँ से आएंगे? इस नर युग्मक से आएंगे, और 23 ही गुणसूत्र मादा युग्मक से आएंगे। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो जो कोशिका बनती है उसी कोशिका को हम युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 2n बराबर 46 हो जाती है। और ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित कोशिका होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से फिर द्विगुणित कंडीशन जो है, डिप्लॉयड कंडीशन फिर से रीगेन हो गई, फिर से हमें प्राप्त हो गई। 23 गुणसूत्र नर से 23 मादा से आपस में आके क्या करेंगे, संलयन करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारी जो पहली दुगुणित कोशिका बनती है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में विदलन। विदलन क्या होता है? पांचवी प्रोसेस ये होती है। विदलन क्या होता है? विदलन को हम इंग्लिश में क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लीवेज। विदलन क्या होती है? ये जाइगोट होता है, जो जाइगोट बना था हमारा 2n बना था, ये जाइगोट है ना। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें विभिन्न प्रकार के डिवीजन होते हैं, विभिन्न प्रकार के, ये यहाँ से इस तरीके से डिवीजन होते हैं, और डिवीजन हो करके ये इस तरीके से अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इस पूरी मतलब कहने का मतलब है, ये जो जाइगोट बना था हमारा, जो युग्मनज बना था, इसमें क्या होंगे, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। कैसे विभाजन होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजन से क्या बन जाती है? एक कोशिका से, भाई आपको मैंने बताया था जो जाइगोट है, युग्मनज है, ये एक सिंगल सेल हो गई। इसमें अब इसमें समसूत्री विभाजन होंगे तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। और क्लीवेज के अंतर्गत क्या होता है, मैंने आपको बताया, विदलन में क्या होता है, क्लीवेज समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये जो है अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाता है। और ये जो है मरुला, बेस्टुला और गेस्टुला नामक, मरुला, ब्लास्टुला और गेस्ट्रोला, मरुला, बेस्टुला और गेस्टुला नामक भ्रूणीय परिवर्तन की क्रियाओं से गुजर करके आगे बढ़ता है। अर्थात जो है जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होते हैं, विदलन होते हैं, और विदलन के फलस्वरूप मरुला, बेस्टुला और गेस्टुला बनता है। मरुला, बेस्टुला और गेस्टुला क्या होते हैं? ये जो है एक प्रकार की भ्रूणीय परिवर्तन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो मरुला, बेस्टुला और गेस्टुला बनता है, यहाँ पर ये विदलन कहलाता है। अब बात करेंगे अंतःरोपण की। इस पूरी प्रक्रियाओं को हम आगे चल के और विस्तार से भी पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर एक केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वास्तव में समझ में आ जाए कि
ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका क्या क्रम होता है। यहाँ पर छठे स्टेप की बात करेंगे, अंतःरोपण। अंतःरोपण को हम इंग्लिश में अंतःरोपण को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा जायगोट में जो विदलन होता है, विदलन के फलस्वरूप जो गैस्ट्रुला 3 प्रवस्थाओं से गुजरता है, मरुला, वेस्टुला और गैस्ट्रुला प्रवस्थाओं से गुजरता है। और ये जो है मरुला, वेस्टुला और गैस्ट्रुला प्रवस्थाओं से गुजर करके इस भ्रूण का, यानी कि जो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो का स्त्री की गर्भाशय में आकर चिपकना इम्प्लांटेशन अर्थात अंतःरोपण कहलाता है। तो ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि 7वां स्टेप है, इसको बोलते हैं गर्भाविधि। गर्भाविधि क्या होती है, ये जो होती है निषेचन से लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भाविधि क्या होती है, निषेचन से लेकर के, इससे निषेचन से लेकर के प्रसव तक की पूरी प्रक्रियाएं जो है वो क्या कहलाती है, गर्भाविधि कहलाती है। निषेचन से प्रसव तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, गर्भाविधि कहलाती है। निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवधि होती है उसको हम गर्भाविधि कहते हैं। और ये जो है मानव में 270 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 270 दिन की होती है। हम इसे कहते हैं 9 मंथ की होती है। ठीक है, इसे गर्भाविधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर याद रखिएगा, निषेचन से लेकर के, यहाँ से नहीं, इन निषेचन से लेकर के प्रसव तक की जो अवधि होती है इसी को हम गर्भावधि कहते हैं। और ये मनुष्यों में कितनी होती है, 270 दिन की होती है या 9 महीने की होती है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रसव की। प्रसव को हम अंग्रेजी में पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का क्या अर्थ होता है, पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे के जन्म की पूरी प्रक्रिया। बच्चे के जन्म की पूरी प्रक्रिया प्रसव कहलाती है, पार्चुरेशन कहलाती है बेटा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पुरुष होते हैं ये जीवन भर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन मादा शुक्राणु जो होता है, मादाओं में क्या होता है, मादा जो है 50 साल की उम्र के बाद अपनी मादा शुक्राणुओं को उत्पन्न करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कहने का मतलब है, जो नर होता है वो हमेशा आजीवन पूरे जीवन शुक्राणुओं का निर्माण करता है, लेकिन मादा 50 वर्ष तक केवल मादा शुक्राणु का निर्माण करती है, अर्थात मादा अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात हो गई प्रसव की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नर जनन तंत्र की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसका भी क्रम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर जनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले वृषण कोश होता है। क्या होता है, वृषण कोश। वृषण कोश को हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रोटल सैक कहते हैं वृषण कोश। हाँ, मानव में जो है एक वृषण कोश पाया जाता है। एस लिखा है, इसका मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक पाया जाता है। और जहाँ पी लिखा है इसका मतलब होता है पेयर्ड, अर्थात ये जोड़े में पाए जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। तो वृषण कोश एक होता है, सिंगल होता है, इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। और दूसरा जो दूसरा नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उन्हीं के बारे में बात चल रही है। वृषण कोश जिसे हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। दूसरा होता है वृषण, ये जो है पेयर्ड, एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी होता है। और ये एक जोड़ी होता है वृषण, इसको इंग्लिश में हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस। इसको इंग्लिश में हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये याद रखिएगा, सबसे पहले स्क्रोटल सैक, इसके बाद टेस्टिस एक जोड़ी होती है, इसके बाद आदिवृषण। आदिवृषण को इंग्लिश में हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी पी लिखा है तो पेयर्ड है, एक जोड़ी होते हैं। इसके बाद शुक्रवाहिनियाएं क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियों को हम इंग्लिश में
शुक्र वाहिनियों को हम इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? हम वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है आगे चल के बताएंगे। इसके बाद जो है ये भी जोड़े में पाया जाता है, वास डिफरेंस भी जोड़े में पाया जाता है। इसके बाद मूत्र मार्ग और शिशन होता है। मूत्र मार्ग का मतलब यूरेथ्रा, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, याद रखिएगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और शिशन को हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा सहायक जन्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जन्म करने में सहायक होती हैं। एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ये 3 होती हैं। पहला शुक्राशय, पहला क्या होता है? शुक्राशय को हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? हम सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये जनन में सहायता करती हैं, जितनी भी सहायक ग्रंथियां होती हैं ये जनन में सहायता करती हैं। और ये होते काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, क्या होती है? काउपर ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो है नर जनन तंत्र होते हैं। नर जनन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है ऑर्गन्स आते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग आते हैं। इसको हमने पढ़ा पहले, यहाँ पे समझा इसका क्रम क्या है। सबसे पहले वृषण कोष होता है जिसको स्क्रोटल से कहते हैं। दूसरा वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं जिन्हें टेस्टिस कहते हैं। इसके बाद आदि वृषण पाए जाते हैं जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। आदि वृषण के बाद शुक्र वाहिनियाँ पाई जाती हैं जिसे हम फॉस डिफरेंसिया कहते हैं। इसके बाद मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा और शिशिन को पेनिस, सहायक जनन ग्रंथियाँ, ये जो है एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो जनन में सहायता करते हैं। ये 3 होते हैं, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होता है, काउपर ग्लैंड होता है। शुक्राशय को यूरेथ्रा कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टेट कहते हैं, शुक्राशय को सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, और प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, काउपर ग्लैंड को काउपर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं, बात करते हैं कि इसमें जो टेस्टीज होती हैं अर्थात जो वृषण होते हैं, क्या होते हैं? ये जो वृषण है, ये वृषण जो है ये मुख्य जनन अंग कहलाते हैं। बाकी जितने भी अंग हैं वो सहायक जनन अंग हैं। ये जो वृषण है ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं में ही ये इनको मुख्य जनन अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो बच्चों इन सब चीज़ों के बारे में, वृषण कोष के बारे में, वृषण अधिवक्र, शुक्र वाहिनियाँ, मूत्र मार्ग, शिशन, सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।